Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 17 नवंबर एंड डे है वेडनेसडे। कल से जो है वीडियोस 11 o'clock आ रहे होंगे। मैंने आज ही शिफ्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने कल ही जस्ट वीडियो के अंदर मेंशन किया था। अगर किसी ने कल वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो कल से हमारी वीडियो जो है 11 o'clock के आसपास आ रहे होंगे, ताकि मैं जो वॉइस वाला है कम से कम वो ठीक कर सकूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। नाउ क्रिप्टो में बी अलाउड एज असेट नॉट एज करेंसी। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेप इन्होंने लिया है। मतलब अब क्या है कि अभी इसके ऊपर बात चलेगी, हालांकि कैबिनेट के अंदर जो मतलब मेन पार्लियामेंट के अंदर ही जाएगा, तो 2-3 वीक्स के अंदर चले जाएगा। बट अभी के लिए क्या हुआ, यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स ने कुछ सजेशन दिए, कुछ जो एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है क्रिप्टो से रिलेटेड बात करने के लिए, तो उन्होंने कल एक सजेशन दिया कि क्रिप्टो को हम अलाउड कर सकते हैं एज एन असेट। जैसे आप शेयर्स होल्ड करते हैं, गोल्ड, बॉन्ड्स एट्सेट्रा, वैसे ही आप इसको क्रिप्टो की तरह देखें, मतलब क्रिप्टो को भी उसी तरीके से देखें, नॉट एज करेंसी। तो ये हो गया यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट फेवर रेगुलेशन, नो आउटराइट बैन। तो ये तो हमने पहले देखा हुआ है कि पॉलिसी मेकर्स जो है या गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि बैन लग जाए, बट हाँ वो उसको रेगुलेट करना चाहती है। लेजिस्लेशन विल पेव द वे फॉर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो असेट ट्रेडिंग। वो ये कि आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। लेजिस्लेशन का मतलब होता है रूल्स बनाना, नए रूल्स बनाना। तो नए रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे क्रिप्टो असेट ट्रेडिंग के बेसिस पे। तो उस वजह से मतलब क्रिप्टो असेट ट्रेडिंग के बेसिस का मीनिंग ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे नहीं हो सकती ट्रेड। वर्चुअल करेंसीज मे नॉट बी बार्ड, नॉट बी अलाउड एज लीगल टेंडर। तो यही है कि आपका लीगल टेंडर तो हम नहीं बना सकते, बट हम बैन भी नहीं करेंगे। बार मतलब होता है बंद करना, तो हम बंद भी नहीं करेंगे। और अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो आपने अगर सुना हो तो क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। तो उसका कोई कंट्रोल नहीं करता उस चीज़ को। तो अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट बैन कर भी नहीं सकती है उसको। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में देख लेंगे। अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे। सेबी कुड बी डेजिग्नेटेड एज रेगुलेटर, फाइनल कॉल येट टू बी टेकन। यानी कि सेबी ही इसका रेगुलेटर शायद बनेगा। तो क्रिप्टो अगर एज एन असेट ट्रेड होगा तो वही है कि सेबी अभी जैसे शेयर्स के उनको होल्ड मतलब रेगुलेट करता है पूरे मार्केट को, कैपिटल मार्केट को, तो उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट भी रेगुलेट हो रही होगी। गवर्नमेंट लुकिंग टू इंट्रोड्यूस बिल इन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये तो हमने शायद परसों की न्यूज़ में देखा था कि विंटर सेशन के अंदर ये बिल प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है दे मे नॉट बी परमिटेड एज करेंसी टू सेटल ट्रांजेक्शन्स एंड मेक पेमेंट्स, बट कुड बी हेल्ड एज एन एसेट लाइक शेयर्स, गोल्ड और बॉन्ड्स। ये हमने देख लिया पूरा। द सेबी कुड बी डेजिग्नेटेड एज द रेगुलेटर ऑल्दो फाइनल कॉल इज येट टू बी टेकन। तो जितना काफ़ी सारे कल न्यूज़ चैनल्स पे बता रहे थे, जैसे CNBC वगैरह वाले जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर बता रहे थे कि सेबी के अंदर ही एक और यूनिट एस्टैब्लिश कर दी जाएगी। जैसे अगर आपको पता हो सेबी के अंदर एक यूनिट है NISM, वो स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा की पढ़ाई करवाती है। तो ऐसे ही एक और यूनिट सेटअप कर दी जाएगी जिसमें क्रिप्टो का पूरा रेगुलेशन होगा इसके अंदर। तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। नो दास, ये मैं सेकंड न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ रहा हूँ। दास क्रिप्टो रिस्क टू फाइनेंशियल फिजिकल स्टेबिलिटी, ब्लॉकचेन कैन ग्रो विदाउट इट टू। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो ये कि RBI गवर्नर जो है, RBI एज अ होल, वो तो यही चाहते हैं इन इफेक्ट कि बैन कर देना चाहिए क्रिप्टो को। बट वो अब चाहते हैं, मतलब इस न्यूज़ के अंदर कम से कम ये बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन को जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं अभी भी। कि मतलब क्रिप्टो, अच्छा क्या होता है कि ब्लॉकचेन अलग चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक अलग चीज़ है। इंटरनेट एक आप कह सकते हैं कनेक्शंस है डिवाइसेस का, बट उसके ऊपर जब वर्ल्ड वाइड वेब होता है दूसरी चीज़ होती है। उसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड के अंदर इस इंटरनेट को लेके जा सकते हैं, और जो कनेक्टिविटी है वो वायरलेस तरीके से और बहुत ही स्मूथ तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट जिस तरीके से अलग चीज़ें होती हैं, लगभग उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये ब्लॉकचेन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हुए, या फिर मतलब कम से कम क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हुए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बिटवीन द मतलब इन्होंने जो अपनी एक पूरी स्टेटमेंट दी आप कह सकते हैं, उसके अंदर उन्होंने बोला है द मतलब उन्होंने डिस्टिंक्शन को हाईलाइट किया है। दे ड्रू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज विच कुड पोज अ थ्रेट टू फिजिकल स्टेबिलिटी। मतलब मैंने आपको बताया था कि ये
जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है उसका इकोनॉमिक एडवांसमेंट में कैसे यूज़ हो सकता है वर्सेस वो माइनिंग क्रिप्टो करेंसी में कैसे यूज़ होती है, तो उनके बीच में इन्होंने डिस्टिंक्शन एक तरीके से अपनी स्टेटमेंट के अंदर बताया, ताकि वो ये कि ब्लॉकचेन के उसको वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए यूज़ कर सके। जैसे यहाँ पे भी आपको दिखेगा, द टेक्नोलॉजी विल ग्रो एंड कैन ग्रो विदाउट क्रिप्टोज। सो अगेन वही पॉइंट है कि आप ब्लॉकचेन का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट है उसके लिए, और क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर नहीं देखना चाह रहे। सीरियस कंसर्न ओवर मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, वही है कि मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल से शायद बताया था कि जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी रुपीज़ के अंदर बाई करी, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ की कुछ भी बिटकॉइन वगैरह कुछ भी बाय किया और आपने उसको सेल कर दिया यूएस के प्रोसीड्स में, मतलब यूएस की करेंसी में, तो आपने बिटकॉइन टू यूएस आप कह सकते हैं डॉलर, यूएस डॉलर यूएसडी में कन्वर्ट करा लिया। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको रुपी टू यूएसडी जो चीज़ मिल रही थी, जो रेट मिल रहा था, उससे उतना एग्जैक्ट सेम तो हो ही नहीं सकता है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा ही होएगा। तो और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे बिटकॉइन के अंदर मान लेते हैं कि एग्जैक्टली सेम है, तो इथीरियम के अंदर कुछ चेंजेस होगा या फिर किसी और के अंदर कुछ चेंजेस होगा। तो यहाँ पर जो लोग आर्बिट्रेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं कि जैसे उन्होंने रुपये की फॉर्म में इसको यहाँ से भी बाय कर लिया और यहाँ से बेनिफिट ले लिया इस वाले रूट से, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये फिजिकल स्टेबिलिटी को ख़तरा पहुँचा सकती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इस तरीके से आरबीआई गवर्नर टेल्स लेंडर्स टू इंश्योर सेफगार्ड्स एंड फिनटेक बिग टेक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो ये कि आप बिग टेक कॉन्ट्रैक्ट्स लेते टाइम अगर जैसे क्योंकि क्या होता है कि टेक कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें फॉरेन कंट्री से कंपनी से होती हैं, तो वो यूएस डॉलर वही वाला यहाँ पे जो मैंने आपको मैट्रिक्स समझाया ये वाला कुछ कुछ प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा मैं नोट कर लेता हूँ वरना आगे चलते हैं। नाउ ये वो न्यूज़ को देखेंगे, सेबी प्रपोजेस कैप ऑन स्टार्टअप आईपीओ प्रोसीड्स फॉर एमएनए। बेसिकली अभी काफ़ी सारे जैसे आईपीओज आ रहे हैं, आपको पता ही है। तो अभी आईपीओज में जो स्टार्टअप्स एक तरीके से वो फंड रेज कर रहे हैं, उसके अंदर से वो कितने फंड्स जो हैं, कितने परसेंटेज ऑफ फंड्स एमएनए में लगा सकते हैं। एमएनए मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में लगा सकते हैं, दूसरी कंपनी को बेसिकली एक्वायर करने के लिए, उनके साथ मर्ज करने के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आईपीओ जब लाती है कंपनी तो वो एक डीआरएचपी लॉन्च करते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि बाद में अगर कंफर्म हो जाता है तो वो आरएचपी बन जाता है, पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डीआरएचपी मेन डॉक्यूमेंट होता है एक आईपीओ की, एक मतलब किसी भी कंपनी का जिसमें आईपीओ आ रहा है। डीआरएचपी के अंदर हर ये मतलब कंपलसरी डिस्क्लोजर होता है कि उसको बताना होता है कि हम आईपीओ के फंड्स का क्या करेंगे, कितने फंड्स का एग्जैक्टली क्या करेंगे, सब कुछ पूरी प्रॉपर डिटेल के साथ बताना होता है। तो अगर उस आईपीओ फंड्स की जो डिटेल होती है कि हम कहाँ पे इसको यूटिलाइज करेंगे, तो उसके अंदर अगर लिखा है कि हम एक्स एंड एक्स कंपनी एक्स एंड वाई कंपनी के साथ मर्जर करने जा रहे हैं या फिर एक्विजिशन करने जा रहे हैं उसका, तो वो कर सकते हैं। बट अगर नहीं लिखा है यानी कि अनलेस टारगेट टेक ओवर टारगेट्स आर एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड बिफोर हैंड, अगर वो आइडेंटिफाइड हैं तो आप कर सकते हो, चाहे पूरा का पूरा आईपीओ जो है आपका एमएनए में ही लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेजिंग फंड्स और अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन लीड्स टू सम अमाउंट ऑफ एम्बिग्विटी। तो इसमें वही है कि आपने मान लेते हैं जब आईपीओ फंड्स बताने थे तब आपने बोल दिया जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, क्योंकि ये मतलब एक कॉमन टर्म है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस बोल दिया और उसके बाद आप किसी कंपनी को एक्वायर करने लग गए, तो उस पर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक दूसरे तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने जो अगर अपने फंड्स रेज किए हैं और आपने बोला नहीं था कि आप कितना पैसा इसके अंदर डालेंगे, किसको अक्वायर करेंगे, तो आप सिर्फ 35% की लिमिट को ही कर सकते हैं। 35% लिमिट लग जाएगी। आपने मान लेते हैं आईपीओ के अंदर 100 करोड़ रुपीज़ रेज किए हैं, तो आप सिर्फ 35 करोड़ रुपीज़ से ही अक्वायर और मर्जर्स कर सकते हैं, इस तरीके से पूरा। और बाकी लॉक इन फॉर एंकर इन्वेस्टर्स में भी रेज कि हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन करने की प्लानिंग करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर जो हैं आपके, जो मेन इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, उनके लिए लॉक इन पीरियड भी बढ़ जाएगा। लॉक इन पीरियड क्या होता है, जैसे आईपीओ आया तो आईपीओ के अंदर आप अपना शेयर सेल कर सकते हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो। तो आईपीओ आने के बाद उनके लिए एक लॉक इन पीरियड लग जाता है कि अब आप अपने शेयर्स को फ्लोट नहीं करवा सकते, क्योंकि क्या होता है आईपीओ आने के बाद जनरली ऐसी मार्केट के अंदर, बुल मार्केट के अंदर, आप देख ही रहे हैं कि शेयर्स कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आईपीओ भी आया था तो हमने देखा था कि मेरे ख्याल से SJS नहीं, सॉरी, सिगाची एंटरप्राइजेस का जो आईपीओ था
वो 163 से 575 पर चला गया। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स थे जिसके पास मान लेते हैं 10% है कंपनी का, वो तो चाहेगा कि मैं सारे शेयर सेल कर दूं अपने, क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और वो उस फंड्स को और कहीं में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसा नहीं करने दिया जाता, लॉक इन पीरियड लगा दिया जाता है, उनको एक लिमिट दी जाती है 2 साल 3 साल, जिसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। तो उस तरीके से ना यहाँ पर हमने देखा था कि 35% ऑफ फ्रेश इशू साइज आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, हो सकता है आपको पता भी हो। ऑर्गेनिक ग्रोथ का बेसिकली मीनिंग होता है कि आप अपने ही बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आपका प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ रुपीज़ का, 10 करोड़ रुपीज़ आपने अपने ही बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया, वो सब किया, और अपना ही कोई मान लेते हैं नया कोई वर्टिकल शुरू कर लिया। इस तरीके से ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या होता है कि आप किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं, मर्जर कर लेते हैं किसी के साथ, तो उसकी जो ब्रांड वैल्यू होती है वो भी आपको मिल जाती है। इस तरीके से जो ग्रोथ होती है उसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ तो दोनों तरीके से हो सकती है, तो यहाँ पर यही मतलब वो रहता है कि आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों का एक मिक्स लेके चलना होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो इसके अंदर मतलब रिसेंट टाइम से काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ में बोला जाता है कि जैसे आपका बायजूस हो गया, तो बायजूस इतने ज़्यादा एक्विजिशंस करता जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो अभी रिसेंटली भी एक एक्विजिशन हुआ था, और उससे थोड़े टाइम पहले वाइट हेड जूनियर को भी उसने अक्वायर किया था। तो ऐसे ही जो है, जैसे मान लेते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका, अन अकेडमी ऑर्गेनिक ग्रोथ में बिलीव रखता है। वो अपना ही एक यूट्यूब चैनल खोल देगा या फिर अपना ही एक और यूनिट बना देगा अपने ऐप के ऊपर, जिसके ऊपर वो मतलब अलग से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या कुछ भी सिखा सकता है। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का डिसेंट एक एग्जांपल हो गया कि यहाँ पर अन अकेडमी आ जाएगा और यहाँ पर बायजूस आ जाएगा मेनली। तो इस तरीके से ये पूरा हमने कवर कर लिया, और मैं नोट कर लेता हूँ, आगे चलते हैं। नाउ ये हमारा जो फर्स्ट पेज है वो पूरा कवर्ड है, और इसके अलावा अगर आपको इसमें में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं ईटी मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर। ना इसके अंदर फर्स्ट न्यूज़ है, एफ जॉइन IPO रश, इन्वेस्ट 46,000 करोड़ इन 21। तो बहुत ही बेसिक है। इसके अंदर FPI जो होता है बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उन्होंने IPOs के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया है। पूरी न्यूज़ के अंदर सिर्फ ये बताया गया है। तो यहाँ पर पहले ये था कि कुछ टाइम पहले तक FPI का पोर्शन सेकेंडरी मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट मतलब जो शेयर मार्केट में पूरी ट्रेडिंग होती है नॉर्मल, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, जो कि अब कम होकर के प्राइमरी मार्केट में ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा डेटा दिया इसके सपोर्ट में। जैसे कि पहला तो डेटा यही है कि 52 कंपनीज़ ने इस साल अपना कैलेंडर ईयर में, मतलब जनवरी से अभी तक रेज़ किए, अपना IPO निकाला है, और उसके अंदर से 1.08 लाख करोड़ रुपीज़ रेज़ किए हैं। तो ये तो बहुत बेसिक डेटा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो FPI का इन्वेस्टमेंट है, जो मतलब मार्केट्स के अंदर, इंडियन मार्केट्स के अंदर, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर सरकमस्पेक्ट तरीके से है, यानी कि मतलब बेसिकली वो एक क्या बोलते हैं उसको, कि दूसरी नज़र से देख रहे हैं इसको, एक बुरी नज़र के आसपास देखने लगे हैं, या कम से कम कह सकते हैं शक की नज़र से देखने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा आप एनालाइज करके अगर किसी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सरकमस्पेक्ट क्राइटेरिया के अंदर आता है, और एक प्रॉपर टर्म है मतलब मार्केट के अंदर ना। प्राइमरी मार्केट के अंदर वो ड्राइवर सीट पर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ड्राइवर सीट के अंदर होने का यहाँ पर ये मीनिंग हो गया। तो FPI, अब अगर हम इन्होंने डेटा भी दिखाया कि FPI का कितना इन्वेस्टमेंट है, इशू साइज़ कितना था, उसके अंदर अगेंस्ट कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वो भी अगर हम यहाँ पे इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये इतना आता है 46,000 करोड़। मतलब यहाँ पर सारे नहीं हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे कुछ ही हैं जो मेजर IPOs यहाँ पे। तो ये हमने पूरा देख लिया है। FPI's इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो वॉज नियरली, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लू से मार्क है पूरा, इसके अंदर डिफरेंट जो यहाँ पे पूरी टेबल के अंदर प्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे लाइन के अंदर पूरा फॉर्म के अंदर है, तो आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, बट इसके अंदर कुछ ऐसा समझाने वाला इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो ये शिफ्ट आ रहा है एक तरीके से कि सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट की तरफ, इसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है रवि सरदाना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ACNBC के ऊपर एज अ गेस्ट स्पीकर आते रहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रवि सरदाना। तो इसमें जो है मतलब शायद ये पहले एंकर भी रह चुके हैं और अभी आते रहते हैं एज अ गेस्ट। तो खैर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि FPIs कैन डिप्लॉय लार्ज फंड्स एट फिक्स्ड प्राइसेस इन वन गो इन प्राइमरी मार्केट, कि मतलब सेकेंडरी मार्केट के अंदर जितनी इनस्टेबिलिटी है वो उतनी ऑब्वियसली बात है कि प्राइमरी मार्केट के अंदर नहीं है। और ऐसे बुल रन के अंदर जब हर IPO ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, हर IPO के अंदर अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, तो वो एक मतलब बड़े फंड्स, बड़े अमाउंट ऑफ फंड्स
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, वेयर एज सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस और जिस प्राइस पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से कहाँ चले जाएगा वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा है। तो उस वजह से प्राइमरी मार्केट के अंदर फ्लो जो है ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी यही लाइन लिखी है, अ लार्ज चंक ऑफ फंड्स फॉरेन फ्लोज इनटू इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी एंड ऑफ मार्केट। तो बहुत ही बेसिक है, हमने पूरा कवर कर। और कल मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ तो निफ्टी और सेंसेक्स फॉल कर गए हैं, और आपको जैसे दिख रहा हो बहुत छोटा फॉल है, बट हाँ ये फॉल ही हुआ है पूरा, और 18,000 के आसपास ये पहुँच गया था और वापस ये 18,000 थोड़ा नीचे आ गया। खैर इसके अलावा जो टासन आईपीओ चल रहा है, टासन का प्रोडक्ट्स का आईपीओ, तो 3.58 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। कल ही उसका सेकेंड डे था, तो सेकेंड डे पे 3.58 टाइम्स वो सब्सक्राइब हो चुका है, और फर्स्ट डे के ऊपर वो 1.08 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका था। तो आगे देखते हैं, थर्ड डे के अंदर ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है किसी भी आईपीओ के अंदर। तो आज आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या रहता है। मारुति क्लॉक्स बेस्ट वन डे जंप इन 19 मंथ्स, एनालिस्ट सी मोर अपसाइड। बहुत ही बेसिक बात है कि वन डे जंप इन 19 मंथ्स, मतलब उनका जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले 19 मंथ्स में सबसे ज़्यादा सिंगल डे जंप जो रहा है वो कल ही रहा है, और यहाँ पर 19 मंथ्स के अंदर मतलब लगभग 1.5 साल 2 साल के अंदर ये रहा है। तो 8% का जंप इसके अंदर आया है, 8049 पर इनका स्टॉक कल पहुँच गया था। तो ये बहुत ही बेसिक बात है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी स्टॉक इतना बूम करता है तो वो हाईलाइट के अंदर आ जाता है। क्या होता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ब्रोकरेजेस जो होती हैं, तो उसके अंदर मतलब जो इनके सिस्टम्स हैं उनके ऊपर एक वॉच लिस्ट चीज़ें बनी होती हैं। आप भी चाहें तो आप भी बना सकते हैं अपने ऐप्स के ऊपर। तो वॉच लिस्ट बनी होती है और उसके अंदर वो पॉपअप कर जाते हैं शेयर्स जिनका मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा जंप आए एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, या फॉर एग्जांपल एक हफ्ते के अंदर। तो उनके जो है काफ़ी सारे रीजंस बताए जाते हैं। अब यहाँ पे वही है, पूरे आर्टिकल के अंदर रीजंस बताए गए हैं। पहला तो रीज़न ये है कि ऑप्टिमिज्म है कि चिप शॉर्टेजेस कम हो गई है। हमने देखा था जो सेमीकंडक्टर चिप्स थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई थी। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि हम कार्स बना के बैठे थे, मतलब जो पूरा बाकी कार का पूरा सिस्टम होता है वो बना के बैठे थे। मारुति में भी, होंडा में भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, और हम चिप शॉर्टेजेस की वजह से उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे उन कार्स को। तो उस वजह से दिवाली का सीज़न जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी हैम्पर हुआ था। हमने ये भी न्यूज़ एक में देखी थी। विच हैम्पर्ड द कार मेकर्स प्रोडक्शन, ये हमने देख लिया। इज़ ईजिंग मतलब अब ठीक हो रहा है, ये जो चिप शॉर्टेज था वो ठीक हो रहा है यहाँ पर, इज़ ईजिंग। ना मॉर्गन स्टैनली, अब इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट मतलब बनाई है पूरी, यहाँ पे प्रेजेंट किया है। मॉर्गन स्टैनली सेड द चिप शॉर्टेज शुड बी ओवर फ्रॉम आउटपुट फ्रॉम मलेशिया इंक्रीजिंग इन अक्टूबर। तो मलेशियन जो चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लो कर गई हैं, मतलब अक्टूबर के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो उसकी वजह से ये चीज़ अभी ईज़ हो रही है, इज़ ईजिंग। बाकी along with the Malaysian chip output increase in October, car production and cloud data center services सर्वर शिपमेंट्स शुड बोथ इम्प्रूव। तो वही है, कार की जो प्रोडक्शन है और क्लाउड डेटा सेंटर सर्विस सर्वर शिपमेंट्स हैं, मतलब अब शिपमेंट का जो बेसिकली है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना जो कार्स का है वो भी इम्प्रूव करना चाहिए अब, क्योंकि चिप शॉर्टेजेस कम हो चुके हैं। बाकी उन्होंने दूसरी बात यही बोली कि असेंबली टेस्टिंग में पैकेजिंग में जो 13% खर्चा होता था वो भी थोड़ा कम हो सकता है। ये सब एडिशनल बातें हैं, मेन बात तो वही थी जिसकी वजह से पहले दिक्कतें आ रही थी चिप सप्लाई, तो चिप सप्लाई अब ठीक हो चुकी है, ये ऐसा मान रहे हैं। बाकी अगर आपको ऑप्शंस पता हो तो ऑप्शन से रिलेटेड एक न्यूज़ ये है कि ऑप्शन मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि 8500 के आसपास भी शेयर का प्राइस जा सकता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एनालिस्ट सी मोर अपसाइड। ऑप्शन क्या होते हैं अब इसके समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर ऑप्शन मैं आपको समझाऊँ तो जैसे आप फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड चल रहा है आपके मतलब अभी अगर हम टाइम ले एक बार 48,000 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसमें क्या है कि आपको पता है, आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने कहीं से एनालिसिस किया है और आपको ये पता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, बट आपके पास प्राइस अभी पैसे नहीं है और आपको ये पता है कि मैं गोल्ड खरीद नहीं पाऊँगा कभी। तो आप चाहते हैं कि मेरे को गेन हो, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है, तो आप चाहते हैं कि आपको गेन हो, तो आप ऑप्शंस बाय कर सकते हैं गोल्ड के ऑप्शन बाय करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल X% कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा जो करंट प्राइस चल रहा है इसके ऊपर। तो अपने 48,000 के ऊपर लेट सपोज आपने 5% का प्रीमियम है, ये तो आपके 5% का प्रीमियम मतलब 2400 रुपीज़ आपने दे दिए, ये प्रीमियम का अमाउंट होता है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक बेट लगानी पड़ेगी कि कितने प्राइस पर ये जा सकता है, किस रेंज के अंदर जा सकता है, किस प्राइस पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपने लिमिट लगा दी 50,000 कि 50,000 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर।
तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो गेन्स है 2000 हैं वो आपको मिल जाएंगे और ये जो 2400 है वो आपके कट जाएंगे। तो इस तरीके से होगा। हालांकि आपको यहाँ पे 400 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बट आपको एक गोल्ड खरीदना नहीं पड़ा। जो मैंने फ्यूचर्स का एग्जांपल दिया था उसके अंदर आपको जो फ्यूचर का प्राइस है, मतलब जो फ्यूचर के अंदर प्राइस होने वाला है, उसके अंदर आप इसी प्राइस पर खरीद सकते हैं। बट इसके अंदर आपको तब भी नहीं खरीदना, आपकी 48,000 की इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है। आपको सिर्फ 2400 रुपीज़ या फॉर एग्जाम्पल जितना भी परसेंट है प्रीमियम वो देना है और आपको जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा इसका। तो ये ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस कैसे इंडिकेट करते हैं हायर प्राइस को, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आज के टाइम की बात करें, जो 48,000 हमने एग्जांपल लिया था, तो आज की डेट में ये एक तरीके से इंडिकेट हो रहा है। मोस्टली लोगों को लग रहा है 50,000 पर चले जाएगा। मान लीजिए 10-15 लोग हैं तो सबको लग रहा है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं मारुति शेयर के अंदर भी, और यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है 8500 जो स्टॉक का प्राइस है उसका। हाँ, चलते सेकेंड न्यूज़ के ऊपर। इसके बाद VI मस्ट रेस 2.5 बिलियन इक्विटी टू रिटेन। इसके अंदर क्या है कि वोडाफोन आइडिया, आपको पता है कि थोड़े अभी लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रहा है। हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि वो अभी और ज़्यादा लोन रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड करेगा। अभी उसमें कोई डिसीजन नहीं आया है। 14,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने लोन रिस्ट्रक्चर का डिमांड किया था, जो उन्होंने गवर्नमेंट बैंक से ले रखा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब उन्होंने ये मतलब सोचा है, कह सकते हैं कि उन्होंने 2.5 बिलियन इक्विटी वो रेज़ करेंगे, ताकि अपना वो जो शेयर है मार्केट के अंदर, रेवेन्यू का शेयर है, उसको मेंटेन कर सकें। आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वोडाफोन आइडिया नीड्स टू रेज अराउंड 2.5 बिलियन, अराउंड 18,750 करोड़ वाई इक्विटी रूट एंड डबल इट्स केपेक्स। तो यहाँ पर वही है कि अभी जितना इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है उससे उनको डबल करना पड़ेगा कम से कम। मतलब ये खुद ही कह रहे हैं, करंट रन रेट टू होल्ड ऑन टू इट्स करंट 19% रेवेन्यू मार्केट शेयर RMS। तो यहाँ पर वही है कि इनका जो टोटल मार्केट शेयर है, रेवेन्यू मार्केट शेयर टू बी स्पेसिफिक, उसके अंदर 19% ही होल्ड करते हैं। और इसी को कम से कम मेंटेन करने के लिए ये अपना इनको इतना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कैपेक्स करना पड़ेगा। केपेक्स में बेसिकली क्या करेंगे ये लोग, 5G 4G के टावर्स खरीदेंगे, एक तरीके से स्पेक्ट्रम जो 4G का होता है उसको खरीदेंगे, ताकि इनका मतलब बेसिकली नेटवर्क डेवलप हो सके। अगर आप इसे कंपैरिजन में देखें तो एयरटेल और जियो आर एस्टिमेटेड टू इन्वेस्ट नियरली 3 बिलियन एनुअल ईच इन एनुअल केपेक्स स्पेंड। तो एयरटेल और जियो जिनका मतलब मार्केट शेयर इससे ऑब्वियसली बात है काफ़ी ऊपर है, तो उनका जो है वो 3 बिलियन के आसपास प्लान कर रहे हैं ईच, दोनों ही एनुअल कैपेक्स स्पेंड्स करने के लिए। अब इन्होंने पहले जो इस क्वार्टर के अंदर किया था, एक्सपेंडिचर किया था, कैपेक्स किया था, वो 1300 करोड़ का था। जो भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो नियरली 2 बिलियन के आसपास आ जाएगा। तो वो अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कौन है, JM फाइनेंशियल के, JM फाइनेंशियल वाले लोग कह रहे हैं एक तरीके से। JM फाइनेंशियल क्या है, ये ब्रोकरेज फॉर्म है। तो वो कह रहे हैं कि ये अभी भी इस स्टिल वेरी लो, बहुत कम है वो जितना इनको रिक्वायर्ड है सस्टेन करने के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सस्टेन करना और नए कस्टमर को एक्वायर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नया कस्टमर, जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी है, प्रॉब्लम न्यू कस्टमर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है। हर सेक्टर के अंदर ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाने की चीज़ खरीदी, फॉर एग्जांपल मैगी खरीदी, तो मैगी आपने खरीद ली पूरी, मतलब आपने जो खाली कंज्यूम कर ली, तो उसके बाद आप जब नहीं खरीदेंगे, मतलब आपको वापस से खरीदनी है, तो उसके बाद आप वापस से उसको एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप वे आउट कर सकते हैं जो दूसरे उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल मैगी के एक तो कॉमन ऑल्टरनेटिव्स हो गए कि मैगी के यिप्पी हो गई, या दूसरी ब्रांड्स की मैगी हो गई, या नूडल्स हो गए, और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं आपके पास, जैसे मैक्रोनी खा सकते हैं, पास्ता भी होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपके ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। बट टेलीकॉम के अंदर क्या है कि आप सिर्फ ये देखोगे, आपने एक बार सिम परचेज कर ली, अब बस एक बार ये देखोगे कि इसका नेटवर्क अच्छा आता है नहीं आता, और आपके घर के आसपास इसके मतलब बेसिकली नेटवर्क अच्छा आता है नहीं आता। दूसरी चीज़, अगर आपका जैसे रिचार्ज ख़त्म हुआ तो आप ये नहीं देखोगे कि हमारे पास किसका मतलब सिम है और हमें चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उतना वो हैंडी नहीं रहता है। आपको सिर्फ रिचार्ज की दिक्कत होती है, जो आपको वापस से करवा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर वही है कि न्यू कस्टमर एक्वायर करना बहुत ही मुश्किल होता है इस मार्केट के अंदर। क्या कर रही है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड अब देख लेते हैं इसको वापस से कि न्यू कस्टमर वही है, एक्वायर करना बहुत ही इसके अंदर मुश्किल होता है। तो रेवेन्यू शेयर जो है वो इतना ही होल्ड हो सके इनका, तो वो काफ़ी बड़ी बात है इनके लिए। तो अब क्या है कि ऐसे इक्विटी रेज करके अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, इसको भी लेवरेज आप कह सकते हैं। जो हमने कल डिस्कस किया था, तो इसको भी आप लेवरेज कह सकते हैं।
जो मतलब इस आर्टिकल के अंदर लिखा भी हुआ है। तो हमने पूरा देख लिया और मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। वापस चलते हैं। नाउ हम चलते हैं इस वाली न्यूज़ के ऊपर। बैंक्स एग्रीगेट एनपीए प्रोविजनिंग फॉल्स इन जुलाई टू सितंबर। इसके अंदर क्या है बेसिकली कि बैंक्स के जो एनपीए होते हैं, एनपीए मतलब मैंने आपको कम से कम 100 बार बता दिया होगा। एनपीए मतलब होता है आपने किसी को लोन दिया और उसने रीपे नहीं किया तो आपके लिए बैड लोन एक तरीके से बन गया। तो एनपीए में क्या होता है कि आप एक जो एनपीए प्रोविज़न बना के रखते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने आज किसी को लोन दिया, उसकी पेमेंट होनी है 3 साल बाद, लॉन्ग टर्म लोन है थोड़ा सा, आपकी 3 साल बाद पेमेंट होनी है। तो उसमें आपको अभी से कुछ ना कुछ डाउट है और क्या हुआ कि 3 साल बाद उसने रीपे किया भी नहीं, जिस पर्सन को आपने दिया था उसने रीपे नहीं किया। तो दरअसल ये लॉस उस साल का नहीं है बट उस साल में दिखेगा, बट ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसी साल से कुछ प्रोविज़न बना के रख देंगे और हर साल कुछ ऐसा प्रोविज़न निकालेंगे कि अगर वो बैड लोन हो भी जाता है तो हमारे फाइनेंशियल्स के ऊपर, उसी साल के फाइनेंशियल्स के ऊपर इम्पैक्ट ना आए, प्रीवियस ईयर के उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि दरअसल हमने लोन उसी टाइम दिया था। तो इस वजह से जो है एनपीए का कुछ प्रोविज़न निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि एनपीए का जो प्रोविज़न, अच्छा एनपीए जो लोन देने वाला प्रोविज़न है वो सबसे ज़्यादा बैंक्स निकालेंगे। तो बैंक्स का एनपीए प्रोविज़न फॉल कर गया है जुलाई सितंबर के क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 2 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी इन्होंने बताया हुआ है। एक ये डबल एंडेड ग्राफ है। डबल एंडेड ग्राफ मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं मेन एरिया के अंदर, जो दूसरी दूसरी साइड रिलेट कर रही होती हैं। जो ये येलो वाला पोर्शन है ये इस साइड रिलेट कर रहे हैं कि कितना मतलब एनपीए प्रोविज़न बन रहे हैं, मतलब ओवरऑल मिला के पूरे बैंक्स के अंदर। तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं फॉल कर गई है। और दूसरी बात, ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो ये है लोन लॉस प्रोविजन ईयर ऑन ईयर चेंज, कि कितना कितना ईयर ऑन ईयर चेंज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जीरो से ऊपर बस मार्च वाले क्वार्टर के अंदर था, उससे पहले भी नेगेटिव था, उससे नीचे भी नेगेटिव है। इसका नेगेटिव होना बहुत ही अच्छी बात है और ये डिक्रीजिंग हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस जितना भी परसेंट है उससे कम है यहाँ पर। तो वही है कि ये अच्छी बात है एक तरीके से सितंबर क्वार्टर के अंदर जो हो रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर। एनालिस्ट टू एक्सपेक्ट ट्रेंड टू कंटिन्यू एंड इम्प्रूव्ड कलेक्शन एंड लोअर स्लिपेजेस। स्लिपेजेस का मीनिंग होता है वही एनपीए होना, स्लिपेज होना मतलब आपका एनपीए स्लिप हो गया, आपका जो कलेक्शन था वो स्लिप हो गया। तो एनपीए मतलब स्लिपेज आप समझ लिए लोअर हो गई है, और इम्प्रूव्ड कलेक्शन कि आप जो लोन है वो कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो इम्प्रूव कर गई है वो चीज़। बैड लोन प्रोविजनिंग फॉर बाय बैंक्स फेल सिक्वेंशली फॉर द सेकंड कॉन्सिक्वेंट क्वार्टर। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी गिरी थी और सेकंड क्वार्टर के अंदर भी गिरी है, तो कॉन्सिक्वेंशली सेकंड क्वार्टर है जिसके अंदर गिरी। एग्रीगेट प्रोविजनिंग टू वर्ड्स एनपीए आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमने ये पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया कि एनपीए का प्रोविजनिंग क्या होती है। बैंक्स, अच्छा यहाँ पे बैंक्स स्लिपेज रेशो है बेसिकली। इसका मीनिंग है कि आपने जैसे कितने आपके बैड लोन हो रहे हैं उतना अमाउंट लिया, उसके नीचे आपने वाई रख दिया कि कितना आपने लोन दिया था। तो ये एक रेशो बनती है जो आपको बैंक्स के केस में खुद भी मतलब एनालाइज करनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रेशो है ये भी 1% से, जो 100 बेसिस पॉइंट लिखा है इसका मीनिंग है 1%। मैंने आपको पहले ही बताया 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1/100 ऑफ अ परसेंटेज। सो 100 बेसिस पॉइंट का मीनिंग हो गया 1%। तो 1% जो है डिक्रीज आया है इसके अंदर, ये जो रेशो है इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी बात है अगेन। सो हमने पूरा न्यूज़पेपर ये वाला पेज भी कवर कर लिया। अगर आपको इसके अंदर भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज के ऊपर। अब इसके अंदर जो फर्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2-3 टर्म्स मतलब समझनी पड़ेंगी, 2-3 प्रोसीजर को देखना पड़ेगा, और लॉ वाली न्यूज़ है वापस से अगेन ये। अब यहाँ पर क्या है कि एक टेक ओवर कोड है। टेक ओवर कोड का मीनिंग ये है कि इसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं टेक ओवर कोड के, मतलब टेक ओवर से रिलेटेड, यानी कि अगर आपको किसी कंपनी को टेक ओवर करना है तो जो रूल्स हैं, एग्जाम्पशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इसी कोड के अंदर दी हुई हैं। अब ये जो कोड है आपको ये समझना है मैनेज करता है सेबी, यानी कि मेन इसकी जो चेंजेस कर सकता है इसके अंदर, या जो इसके अंदर अभी तक जो जितने भी चेंजेस हुए हैं या अभी तक ये जब बना भी था, तो सेबी इसके अंदर मेन मतलब आप कह सकते हैं रेगुलेटर रहता है। तो अब इसका कंट्रोल पूरा एक तरीके से सेबी के ऊपर है। तो सेंट्रल बैंक ये कह रहा है, अब क्या है कि जो आपका टेक ओवर कोड है उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एक चीज़ से एक्सेम्प्ट है, मतलब वो ये चीज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ है, अगर आप किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आप समझ रहे हैं जिसका स्टेक बहुत ही कम है, उनके पास 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर इस तरीके से हैं,
तो उनको आप एक तरीके से एक ऑफ़र दे सकते हैं, एक प्राइस दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ₹X, जो मार्केट प्राइस से ऊपर हो सकता है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो नीचे भी हो सकता है, जनरली ऊपर ही होता है। तो मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आप एक प्राइस कोट करेंगे, जिस प्राइस के ऊपर आप मतलब उनको ऑफर दे रहे हैं कि आप हमें शेयर बेच दो। आप वैसे भी उस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप शेयर्स को बाय कर रहे हैं। बट हो सकता है कि आप मेजोरिटी शेयर होल्डर से सिर्फ बाय कर रहे हो। मान लेते हैं कि आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर किसी 2% के पास मिला करके 52% की होल्डिंग है। आप चाहते हैं कि आप वो बाय कर ले और वो लोग मान भी गए हैं, तो उससे रिलेटेड ये रूल नहीं है। 52% के अलावा जो 48% बचा, मान लेते हैं वो 1 लाख लोगों के पास है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है बहुत 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 छोटे पार्ट में। तो आपने उनके पास भी एक ऑफ़र रख दिया कि ये जो 48% शेयर है, मान लेते हैं इसमें से कुछ भी जितना भी आप रखना चाहते हैं, उसके अंदर आपने एक रुपीज़ बता दिया कि इस प्राइस पर शेयर मैं आपसे आपके शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो ऑफ़र रखने वाला चीज़ होती है, इसको कहते हैं ओपन ऑफ़र। ओपन ऑफ़र आप मतलब हर कंपनी नहीं रख सकती है, हर इंस्टीट्यूशनल नहीं रख सकता है, भले ही वो टेक ओवर कर रहा हो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पशन है वो ये है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये दो वो ऐसी संस्थाएं हैं, कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये काम कर सकती हैं। तो मैं 1 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ। आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ कि पूरा टेक ओवर कोड से रिलेटेड क्या बात है। अब ARC क्या होता है, ये भी एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है पूरा। ARC, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज। अब इसके अंदर क्या हुआ, हमने ऊपर देखा था, आप लोन देते किसी किसी पर्सन को, तो वो बैड लोन में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो आपको धोखा भी दे सकता है, आपके पैसे उसमें डूब भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पैसे मान लेते हैं डूब गए, आपने मुझे ही लोन दिया था, वो पैसे डूब गए। तो अब क्या होगा कि आप एक कंपनी ऐसी बनी हुई है काफ़ी सारी, असेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज ARC, जिनको आप वो डेट मेरे मतलब बैड होने के बाद, यानी कि मैंने नहीं दिया, उसके बाद वो आप सेल कर सकते हो ARC को। क्या होगा इसका मीनिंग कि ARC, जैसे मान लेते हैं 100 रुपीज़ का लोन है, तो ARC आपको 50 रुपीज़ हैंड इन हैंड दे देगी, तभी से दे देगी। और जो राइट है मेरे से कलेक्ट करने का, वो ARC के पास चले जाएगा। तो अब क्या होगा कि ARC इस मॉडल पे काम करती है कि अगर मान लेते हैं वो हर लोन को ले लेती है और 50% कलेक्शन कर लेती है, तो उसके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। और जनरली ये जो ARC होती है वो गवर्नमेंट बैक्ड होती है। अब यहाँ पर क्या है, इस पूरे रूल के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो आपने ओपन ऑफर वाला एग्जामिशन है, जो मैंने आपको बताया कि दो ही संस्थाओं के पास है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, SCB बोलते हैं, और PFI यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसके अंदर ARC को इंक्लूड करने की बात हो रही है कि अगर ARC किसी को टेक ओवर करती है, तो वो सब बातें जो मैंने आपको पहले बोली थी वो भी ये कर सके। तो यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ के अंदर है। अब यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि इसके लिए हमें डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर ये नहीं आ सकता है, PFI की हमें जो डेफिनेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। बाकी यही कह रहे हैं कि ARC के, अच्छा क्या हो रहा है कि ARC में मतलब दिन प्रतिदिन आप कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस की बात करी रही है गवर्नमेंट, ताकि जो पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पूरा प्रोसीजर है वो स्मूदन हो सके। अब जो हेडलाइन के अंदर लिखा है वो ये लिखा है RBI टैप्स सेबी। तो मैंने आपको बताया सेबी ही मेन पर्सन है ARC, मतलब जो ओपन ऑफर एग्जामिशन इस कोड के अंदर या टेक ओवर कोड के अंदर। तो वहाँ पर जो है RBI बीच में आता है कि RBI रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेबी को कि आप ARC के साथ भी कर लीजिए। अब इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे, गो फैशन नीड्स टू ब्राइटन प्ले विद स्टडी प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अंदर क्या है कि गो फैशन का IPO आ रहा है। मैं आपको पहले डिटेल्स ही बता देता हूँ। 1014 करोड़ का IPO है, छोटा IPO है कंपेरेटिवली। प्राइस बैंड इनका 658 to 690 रहेगा, काफ़ी मतलब बड़ा प्राइस बैंड है। डेट्स नवंबर 17, अच्छा ये ओपन हो चुका है, एक्चुअली में ओपन हो चुका है, ये आज ही मतलब ओपन हो जाएगा। नवंबर 17 से लेकर 22 तक। इसके अंदर मिनिमम बिड साइज़ रहेगा 21 शेयर्स का। तो अप्रॉक्सीमेटली, अरे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया शायद IPO, मेरे ख्याल से 14,500 के आसपास चला गया हाईएस्ट प्राइस पर। खैर इसके बाद देखेंगे, अब इसके अंदर फंडिंग इनको मिली हुई है पहले, सिकोआ कैपिटल विच इन्वेस्टेड 60 करोड़ फॉर 28% स्टेक। ये बेसिकली दो फंडिंग की न्यूज़ है इसकी कि कब कब इनको फंडिंग मिली थी पहले। तो 28% स्टेक के लिए पहले 60 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट की थी सिकोआ कैपिटल ने, आपने इसका नाम शायद सुना ही होगा। और बाकी ICICI वेंचर्स ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की 100 करोड़ की, सिर्फ 14% स्टेक के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि लगभग हाफ परसेंटेज ऑफ स्टेक के लिए
डबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है इस कंपनी के अंदर। तो मतलब कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। खैर इसके अलावा फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो इनके हैं वो आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर इनको -4 शायद करोड़ हो गए, करोड़ के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, और 53 करोड़ का इनको पिछले साल प्रॉफिट हुआ था। बाकी रेवेन्यूज EBITDA पूरा देख सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या है कि गो फैशन नीड्स टू ब्राइटन प्ले, मतलब अपना वो ये बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा विद स्टडी प्रॉफिट ग्रोथ, अगर उनको एक अच्छा कंपनी या अच्छी एक लिस्टिंग निकल के आना है तो इसी तरीके से है। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप चाहें तो इसको एक बार लिख भी लीजिएगा इस बात को कि ये बहुत ही अच्छा IPO जाने वाला है। 690 का IPO है और काफ़ी कम साइज़ है टोटल IPO का। तो टार्सन प्रोडक्ट्स का जो IPO था वो भी 3 पॉइंट समथिंग टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि वो सॉरी क्योंकि वो छोटा IPO था। तो यहाँ पर भी वही बात अप्लाई हो सकती है। तो हो सकता है कि बहुत ही अच्छे आपको लिस्टिंग गेंस इस IPO के अंदर मिल रहे हो। सो हमने यहाँ पे छोटी सी इसके अंदर देख लिया, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इंसफिशिएंट साइबर इंश्योरेंस टू हर क्रेडिट प्रोफाइल्स मूडीज़। तो मूडी आपको पता होगा कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, हमने इसकी बात पहले कई बार की हुई है। तो ये इन्होंने एक रिपोर्ट का बनाई है। उन्होंने बोला है कि जो साइबर आप कह सकते हैं कि फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस हो रही है, पहली बात तो है कि उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस हो रही है। दूसरी बात है कि उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस है वो कम पड़ रही है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर टोटल प्रीमियम पेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स एंड रैंसमवेयर अटैक्स इंक्रीज टू 1.6 बिलियन से लेकर 1.2 बिलियन, मतलब 1.2 बिलियन से एक्चुअली 1.6 बिलियन पर रेज कर गई है पिछले साल, जो कि 30% प्लस का इंक्रीज़ है। इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच इवेंचुअलिटीज़ हैव इंक्रीज। वो ये कि जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो भी बढ़ चुका है ऐसी इवेंचुअलिटीज़ के अगेंस्ट अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं। दूसरी बात इसके अंदर कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि बिज़नेस है, क्योंकि जितने आप इंश्योरेंस देते हैं साइबर अटैक से अगेंस्ट, उतने उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं उन्हीं लोगों के साथ हो जाते हैं साइबर अटैक्स, तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अज्यूमिंग एन एवरेज एक्सपेंस रेशियो ऑफ 30%, द एस्टिमेटेड कंबाइंड रेशियो इंकर्ड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर स्टैंड लोन साइबर इंश्योरेंस वॉज अबव 100%। यानी कि अभी जितना आपका एक्सपेंस लग रहा है 30% के आसपास, वो पूरा नहीं पड़ रहा है। यानी कि 30% मतलब है कि जितना आपका रेवेन्यू मतलब जो प्रीमियम से आ रहा है वो 30% के आसपास है, और आपको जितने प्रीमियम का अमाउंट देना पड़ रहा है एज एक्सपेंसेस, या आप कह सकते हैं कि स्टैंड अलोन इंश्योरेंस देनी पड़ रही है, मतलब क्लेम देना पड़ रहा है, वो 100% पर चला गया। यानी कि बहुत ज़्यादा उस पर चला गया कि जितने लोगों को देना पड़ रहा है क्लेम, मीनिंग द प्रोडक्ट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल येट। तो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हमने पूरा यहाँ पर देख लिया। हालांकि साइबर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। अब इस न्यूज़ को देखेंगे, यूज़ कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इन ग्लोबल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेज हैं। अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो MSCI, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटेंसिव एक स्पेसिफिक है, जिन्होंने ये बोला है कि अगर आपको ग्लोबल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, MF मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको एक जो स्ट्रैटेजी जो यूज़ करनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली, वो ये है कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर छोटी सी लाइन के अंदर। Financial planners advise 80% allocation to broad-based markets और index funds then and 20% into thematic and country bets। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपको मतलब ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करनी ही है अच्छी खासी, तो अब 80% अपना ब्रॉड बेस्ड मार्केट्स के अंदर, जैसे इंडिया में निफ्टी है, तो जैसे US के अंदर डाउ जोन्स है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनका S&P 500 है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 80%, क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न रहेंगे वो ओवरऑल इकोनॉमी के जितने ही रिटर्न्स रहेंगे जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो 80% आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। 20% आप थीमेटिक या फिर कंट्री बेट्स में। कंट्री बेट्स यहाँ पे क्यों बोला है कि किसी किसी कंट्री के अंदर कोई कोई सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आप उन्हीं सेक्टर्स के अंदर या उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उन कंपनीज़ के अंदर, मतलब उन कंट्रीज़ के अंदर 20% अपने पोर्टफोलियो का। तो आपका जितना भी बाहर मतलब एलोकेट करने वाला पोर्टफोलियो है उसके अंदर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होती है। इसके अंदर ये हो गया कोर एंड ये हो गया सैटेलाइट। तो कोर एंड सैटेलाइट ये स्ट्रैटेजी हो गई। अब इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही बताया गया, पहली बात तो कि आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर यही लिखा है। दूसरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है NFOs का। NFO का मीनिंग मैंने आपको शायद पहले कई बार बताया हुआ है, न्यू फंड ऑफर। जैसे एक कोई म्यूचुअल फंड है, उसकी कोई नई स्कीम आती है तो सबसे पहले वो NFO निकालता है।
NFO IPO की तरह ही होता है, आपको मतलब एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, आपको अलॉटमेंट मिलती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड जो है एक्चुअली में ट्रेड होता है, एज अ शेयर एज अ सिक्योरिटी ट्रेड होता है। तो उससे पहले जो चीज़ आती है मेनली वो NFO कहलाती है, IPO की तरह बेसिकली होता है। तीसरा इसके अंदर पूरे जो आर्टिकल है इसके अंदर एक बात की गई है बस, कि आप अगर बाहर की कंट्रीज़ के अंदर सॉरी, अगर आप बाहर की कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो मेन गेन हो रहा है उसके साथ ही साथ, मतलब मेन गेन का मीनिंग है कि जो सिक्योरिटीज़ के अंदर जिनके प्राइजेस के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उतना गेन। उसके साथ ही साथ आपको जो करेंसी गेन्स है वो भी मिलेंगे। अगर आपने US डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, मतलब US मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया डॉलर्स के अंदर, तो आपको पहले रुपीज़ को कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर्स के अंदर। तो एक तरीके से आपने डॉलर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्योंकि उसके अंदर जो जितना शेयर प्राइस मिलेगा उसके अंदर आपको डॉलर के गेंस भी मिलेंगे। तो इसीलिए जैसे हमने फर्स्ट न्यूज़ देखी थी शायद ET मार्केट्स के ऊपर, FPIs जॉइन IPO रश, तो वो भी एक यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं कि अगर कोई बाहर से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको हो सकता है कि लॉस झेलना पड़े, क्योंकि इंडिया के रुपये तो ऊपर जा नहीं रहा, बाहर की करेंसी ऊपर जा रही है, तो उसको कम बाहर की करेंसी मिलेगी जब वो वापस से बाय आउट करेगा, इस वजह से। खैर हमने अभी के लिए पूरा देख लिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दूसरी बात, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए, ET जो वेल्थ आती है मैगजीन, उसकी PDF मैं आज सेंड उसके अंदर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।